जेठी बई की ओढ़नी। सत्य घटना। भर दोपहर का समय था। फिरंगियों की हुकूमत के नीचे गोवा के बाजार में एक गौरव वर्णी गठे हुए शरीर की स्त्री तेजी से चली जा रही थी। उसके सिर पर सुलगती हुई सीगड़ी और एक हाथ में मशाल थी, दूसरे हाथ में थैली जैसी कोई चीज थी। लोगों का समूह उसे आश्चर्य से देख ही नहीं बल्कि बातें भी कर रहा था। यह औरत दीव से आई है, गवर्नर से फरियाद करने। कमाल है, गवर्नर के पास तो मूस वाला भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तब इस औरत की इतनी हिम्मत। हिम्मत वाली है यह औरत, हिम्मत वाली तो होगी ही। सूबे के दीवान और पादरी के खिलाफ फरियाद करना किसी ऐसे वैसे की बस की बात नहीं। गवर्नर ये सूबा के सामने फरियाद, और वह भी पादरी के खिलाफ। हाँ, कहा जा रहा है कि सूबे वाले और पादरी दीव की जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अनाथ हुए बच्चों को जोर जुल्म से कब्जे में लिया जा रहा है। और उसके बाद पर सिर पर सीगड़ी और हाथ में सुलगती हुई मशाल। ये सब क्या है? औरत हिम्मत वाली ही नहीं, समझदार भी है। सीगड़ी और मशाल की सहायता से वह अपनी बात को असरकारक बनाना चाहती है। अंत में वह अज्ञात स्त्री गवर्नर के दरवाजे पर पहुंच गई और उसने जोर जोर से फरियाद 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 की आवाज लगाई। गवर्नर ने खिड़की में से देखा और नीचे आकर औरत से बोला, कहाँ से आई हो और यह क्या तमाशा लगा रखा है? गुच्छे से भरे फिरंगी की भारी भरकम आवाज अच्छे अच्छे को ढीला कर देती है। पर इस औरत ने बिना घबराए गवर्नर की आंखों में ताक कर हिम्मत सहेज कर आत्मविश्वास सलकाती आवाज में कहा, साहब दीव से आई हूँ, मेरा नाम जेठीबाई है। आपके मातहतों ने दिन दहाड़े अंधेरा फैला रखा है। सुबह साहब और पादरियों के अत्याचार के कारण प्रजा सीख रही है, इसीलिए सिगड़ी और मसाल साथ में लाई हूँ। इस मामले में कई बार अन्य लोगों ने अर्जियां भेजी, पर इतना कहने के बाद स्त्री एक बार रुकी। गवर्नर के चेहरे को देखकर उनकी मानसिक स्थिति का पता लगाया और फिर आगे कहना शुरू किया। बोली, अंततः लाचार होकर आपके पास आना पड़ा। जांच कर उपयुक्त फैसला लिया जाए। गवर्नर ने जवाब में हतोत्साहित करते हुए कहा, जो औरत को पहले से ही अपेक्षित था। साहब एक और अर्ज है। स्त्री ने हाथ की थैली बताते हुए कहा, इसमें एक ओढ़नी है। यह दीव के हमारे कारखाने में खास रानी साहिबा के लिए बनी है। यह भेंट आप उनके पास पहुंचा दीजिएगा। थोड़े दिनों में दूध के मार्फत यह ओढ़नी रानी साहिबा तक पहुंचा दी जाएगी। यह कहते हुए गवर्नर ने खुशी से चारों तरफ सिली हुई वह थैली ले ली। उन दिनों गोवा, दमन और दीव पर फिरंगियों यानी पोर्तुगल का सूर्य तपता था। पुर्तगाल के 5वें राजा दोजाऊ और रानी की देखरेख में कामकाज चलता था। दीव में पुर्तगाल से नियुक्त सूबेदार कामकाज चलाता था। अखड़ स्वभाव का यह फिरंगी सूबेदार बहुत धर्माढ्य था। उसने पादरियों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए खुला छोड़ दिया था। साम दाम दंड और भेद की नीति के द्वारा लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। पादरी जिस घर में पानी की सीटें मारते, उस घर के सभी लोग के लिए ईसाई होना अनिवार्य था। इसके अलावा पादरियों ने विचार विमर्श कर एक नया फतवा जारी कर, जिन बच्चों के माता पिता मर गए हो उनके लिए ईसाई बनना अनिवार्य कर दिया था। इस नियम का सिर्फ एक अपवाद था। जिन लड़कों की शादी हो गई हो वे इस नियम से मुक्त थे। इस कारण से बाल विवाह की शुरुआत हुई। कई घरों में तो अर्थी निकलने से पहले ही पादरी और सरकारी कर्मचारी आ धमकते थे और रोते कलपते अनाथ बच्चों को जोर जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे। उनके काका दादा लाचार होकर सिर्फ देखते रह जाते थे। धीरे धीरे यह नियम अत्याचार के रूप में बदलने लगा। प्रजा खूब परेशान रहती
और अत्याचार सहती देव की जागरूक महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जेठीबाई ने इस बाबत सूबेदार के पास रूबरू पेशकश की। गोवा के गवर्नर को की गई शिकायत में इस मामले में प्रजा पर हो रहे अत्याचार का हूबहू बयान दिया गया और इस कानून पर पुनः विचार करने की दर्द भरी अपील भी की गई, पर इन सब का परिणाम शून्य रहा। धर्म परिवर्तन की जुनूनी प्रकृति के कारण जनता की कठिनाइयां बढ़ने लगी। अंततः जेठीबाई ने जनता की आवाज को पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में सम्राट और साम्राज्ञी तक पहुंचाने का फैसला लिया। उसने सुना था कि रानी बहुत दयालु है, इसीलिए उसने अपनी बात रानी तक पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू किया। आखिरकार उसने अपनी बात रानी तक पहुंचाने के बारे में सोची। उसमें भय जरूर था, पर जेठीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। जेठीबाई मूलतः कच्छ मांडवी की रहने वाली थी और व्यवसाय के लिए दीव आई थी। जाति से वह ब्रह्म क्षत्रिय थी, जिनका परंपरागत काम कपड़ा रंगना, विभिन्न तरह की ओढ़नियां तैयार कर बेचना। जेठीबाई को धंधे की काफी समझ थी। वह कारीगरों को मार्गदर्शन देकर नए नए प्रयोग करती, जिससे उसका धंधा बहुत जल्दी प्रगति करने लगा। दीव के कारखाने में 50 मजदूर काम करते थे। इसके बावजूद मांग पूरी नहीं होती थी। उसकी कलात्मक काम वाली ओढ़नी प्रदेश में भी जाती थी। इसके लिए उसने गोवा में भी शाख शुरू की थी। व्यवसायिक सफलता के अलावा जेठीबाई ने लोक सेवा की भी भावना थी। विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों में काम करती जेठीबाई समाज के लिए आवाज उठाने में भी नहीं डरती थी। दीव के सूबेदार और पादरी उसे पसंद नहीं थे। एक दिन जेठीबाई के कारखाने के विधुर मैगजी की मृत्यु हो गई। मैगजी के 11 साल का बेटा था, जिसने 4 साल पहले अपनी मां भी खो दी थी। इस अनाथ बेटे को सरकारी कर्मचारी उठा ले जाएंगे, इसका सभी को दुख था। जेठीबाई मैगजी के घर गई, जहां बीसों बीस मैगजी का शव पड़ा था और चारों तरफ सगे संबंधी और पड़ोसी बैठकर क्रुंदन कर रहे थे। मैगजी का लड़का बाबू बाबू चिल्ला रहा था। जेठीबाई ने उसे सीने से चिपका कर आश्वासन दिया और आंसू पोंछे। अब क्या किया जाए? सरकारी कर्मचारी को पता चलते ही वे इसे उठाकर ले जाएंगे। मैगजी के दूर के काका के लड़के ने अपनी समस्या जेठीबाई के सामने प्रस्तुत की। यदि बालक की इसी समय शादी कर दी जाए तो इसे पादरियों के शिकंजे से बचाया जा सकता है। यह कहते हुए जेठीबाई ने अपने कारीगर मावजी की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। थोड़ी देर बाद वह मावजी से बोले, मावजी, तुम्हारे 10 साल की लड़की है, उसे इस लड़के के साथ परणा दो। मावजी मैगजी की ही जात का था, पर वह अपनी लड़की को उसके साथ कैसे परणाता? दोनों बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा? जेठीबाई मावजी की उधेड़ बुन समझ गई और बोली, मावजी उलझन में, इन दोनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी। उनके ऐसा कहने पर मावजी सहमत हो गया। पुरोहित को बुलाकर पिता के दाह संस्कार के पहले शादी संपन्न कराकर फिर अर्थी कराई गई। उसी समय एक पादरी और 2 सिपाही लड़के का कब्जा लेने के लिए भागे आए। उनके बोलने के पहले ही जेठीबाई ने कह दिया कि लड़का शादीशुदा है और वे खाली हाथ लौट गए। इसके बाद इसी प्रकार की 2-3 घटनाओं में जेठीबाई ने ताबड़तोड़ शादी करवा दी। सरकारी कर्मचारियों और पादरी की मुराद पूरी नहीं हो सकी। यह काम जेठीबाई का है। यह जानकर अमलदार ने देख लेने की धमकी दी, पर जेठीबाई डरी नहीं। उसने दृढ़ संकल्प कर इस कानून को हमेशा के लिए विदा करने की ठान ली। पोर्तुगल की रानी तक जुल्म की यह कथा पहुंचाने के लिए चतुराई भरा तरीका सोचकर उसे सफल करने की जुगत भिड़ाई। दीव में रहने वाले एक भले फिरंगी वकील से पोर्तुगीज की भाषा में रानी को संबोधित एक अर्जी लिखवाई।
इसमें धर्मांतर के काले कानून के कारण प्रजा को कष्ट, सूबेदार, पादरियों और अमलदारों द्वारा कष्ट देने तथा इस मामले में गवर्नर को अनेक अर्जियां देने के बावजूद ध्यान न देने का विगतवार विवेचन किया गया। इसके बाद जेठीबाई ने ढाका से मलमल मंगवाकर उसके एक किनारे पर 7 रंगों में बेलबूटे काटकर ओढ़नी तैयार की। ओढ़नी के दूसरे किनारे पर अर्जी की प्रतिकृति आसमानी रंग से छापी। लिखी हुई अर्जी नीचे और बेलबूटे ऊपर रखने के लिए उसने घड़ी कर टाँके लगा दिए। फिर एक थैली में ओढ़नी रखकर उसे ऊपर से सी दिया। एक ओर पोर्तुगल की रानी को भेंट और दूसरी ओर दीव की जेठीबाई लिखा। जब गवर्नर द्वारा भेंट लिस्बन स्थित महारानी तक पहुंची तो उन्हें बेलबूट बहुत पसंद आए। ओढ़नी के दूसरे किनारे पर अर्जी पढ़कर महारानी का दिल भर आया। उन्हें लगा कि ऐसे अत्याचारी कानून को महारानी की सह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महाराज से कहा कि आप तो दयालु हो और इस प्रकार आपके नाम पर बट्टा लगाया जा रहा है। दीव की जनता त्रस्त है, उनके आप पर श्रद्धा है, अतः आप हमें इस जुल्म से बचाओ। यह शब्द साम्राज्ञी ने बार बार पढ़े। उन्हें बहुत दुख हुआ, पर साथ ही साथ जेठीबाई की निडरता और चतुरता के लिए मन में खुशी भी। रानी ने राजा को अर्जी पढ़वाकर दीव की जनता को कष्ट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। राज ने दीव के सूबेदार को धर्म परिवर्तन के नाम पर जरा भी स्वेच्छाचार न करने का आदेश दिया। गवर्नर को भी खुलासा करने का आदेश दिया। प्रजा की तकलीफों को लिस्बन तक पहुंचाने के लिए जेठीबाई का स्वागत करने का आदेश दिया गया। धर्म परिवर्तन का अन्यायी कानून रद्द होने पर दीव के लोगों ने आनंद से नाच उठे। मिठाई बांटी गई, फटाके फोड़े गए और सभी ने जेठीबाई को धन्यवाद दिया। जेठीबाई की हिम्मत, चतुराई और लोक सेवा की कद्र करते हुए लिस्बन के हुक्म के मुताबिक 21 तोप की सलामी देते हुए स्वागत किया गया। उनके घर के रोड का नाम जेठीबाई रोड और हॉल का नाम जेठीबाई हॉल रख दिया गया। जेठीबाई के कारखाने के सामने से निकलते वक्त लोग अमलदार हेठ उतार कर चलने लगे। जेठीबाई जैसी सजग, चतुर और हिम्मतवर महिला अपने राज्य में है, यह गौरव की बात है। उनका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। कुछ दिनों बाद लिस्बन से महारानी का संदेश लेकर मार्शल कामोन दीव आए। हर रविवार जेठीबाई के घर के बाहर बैंड बाजे बजाने की उन्होंने शुरू की। 1938 में दीव की सिटी बस सेवा का नाम जेठीबाई ट्रांसपोर्ट रखा गया। 1960 में गोवा, दमन और दीव आजाद हुए। पोर्टुगीज बोरिया बिस्तर बांधकर स्वदेश चले गए। भौगोलिक दृष्टि से गुजरात के निकट, प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार के अधीन दीव में आज भी जेठीबाई का नाम जीवित है। ऐसे ही नए नए ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।